काव्य शास्त्र में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं बताइए। आपने बताया शब्द शक्ति, वेरी गुड। और इसके अलावा हम क्या क्या पढ़ चुके हैं काव्य शास्त्र में? वेरी गुड, वेरी गुड। अलंकार पढ़ चुके हैं, और अलंकार, शब्द शक्ति और काव्य गुण पढ़ चुके हैं। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सब ना काव्य के अंग माने जाते हैं जो हमने पढ़े। अलंकार है, छंद है, रस है, या काव्य गुण है, शब्द शक्ति है। इसी तरीके से एक काव्य शास्त्र में एक अंग और पढ़ा जाता है, काव्य दोष। कई बार हम कोई कविता पढ़ते हैं या साहित्य पढ़ते हैं, मगर हमको मजा नहीं आता। क्यों नहीं आता वो मजा? क्यों हमको वो कविता पढ़ने में मजा नहीं देती, आनंद नहीं देती? कोई कविता तो पढ़ते हैं, हमें बड़ी अच्छी लगती है, और कोई कविता हमको उतना रस नहीं दे पाती। हम उस कविता को पूरी होने से पहले ही पलट देते हैं, आनंद की प्राप्ति नहीं होती। क्या कारण है, क्यों नहीं प्राप्त होती? जो आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है ना, इसका मतलब उस कविता में, उस काव्य में कोई कमी है, कोई दोष है। जो उसका उद्देश्य है हमको आनंद की अनुभूति कराना, हमें कोई संदेश देना, प्रेरणा देना, हमें समझाना, वो नहीं समझा पा रही है। उसके अंदर कोई, उस कविता के अंदर कोई दोष है, उस काव्य के अंदर कोई दोष है। उसे कहते हैं काव्य दोष। आज हम इन काव्य दोषों के बारे में बेटा पढ़ेंगे। ये किसी कविता का या काव्य का काव्य गुण उसमें होना जितना आवश्यक है। हमने पढ़े थे ना काव्य गुण, याद होंगे आपको, प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, है ना। काव्य रीतियां भी पढ़ी थी हमने, वैदर्भी हमने पढ़ी थी, गौड़ी हमने पढ़ी थी, पांचाली। तो हमने देखा था जो वैदर्भी रीति की कविताएं होती हैं वो काफी मधुरता से, माधुर्य गुण से परिपूर्ण होती हैं। तो जिस तरीके से किसी काव्य का गुणों से परिपूर्ण होना जरूरी है, उतना ही आवश्यक है कि वो काव्य दोषों से भी मुक्त हो, तभी वो काव्य प्रभावशाली बन पाएगा, और कवि के लिखने का उद्देश्य भी पूरा होगा, और पाठक को पढ़ने का जो प्रयास है उसमें भी वृद्धि होगी, और उसका भी उद्देश्य पूरा होगा। तो किसी भी कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए हमने देखा उसके दो रूप होते हैं। मैंने हमेशा आपको काव्य सौंदर्य में दो चीजें बताई हैं। एक बताई है मैंने भावगत विशेषता, और एक बताई मैंने कलागत विशेषता। जो भावगत विशेषता है वो काव्य की आंतरिक विशेषता है, जिसमें हम उसका भाव, उसका रस, उसकी कल्पना, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। और काव्य का जो कला पक्ष है वो कविता का बाह्य रूप है, जिसमें हम उसकी भाषा को देखते हैं, उसके शब्द चयन को देखते हैं, उसकी पद शैली, इन सब चीजों को हम देखते हैं, तो उसे कहते हैं बाह्य रूप। तो कोई भी कविता बाह्य और आंतरिक दोनों रूपों से सुंदर होनी चाहिए, ग्राह्य होनी चाहिए, आनंद देने वाली होनी चाहिए। तब हम कहते हैं कि ये कविता सहृदय तक पहुंचेगी, अर्थात पाठक तक पहुंचेगी, और पाठक तक पहुंचकर वो अपने भाव को, अपने अर्थ को, अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगी, क्योंकि श्रोता उसके भाव को समझ जाएगा और समझकर उसको ग्रहण कर लेगा। जब वो ग्रहण कर लेगा तभी तो वो उससे कोई संदेश प्राप्त कर पाएगा। तो किसी भी कविता में सरसता और सरलता होना बहुत जरूरी है। यदि सरलता और सहजता नहीं है तो मान के चलिए कि कवि का लिखना बेकार गया, और श्रोता उसको पढ़ेगा नहीं। जैसे वो पढ़ना प्रारंभ करेगा, जब उसको वो चीज समझ में नहीं आएगी, जब वो उसको चीज आनंद नहीं देगी, तो वो उसको पढ़ेगा ही नहीं। और जब वो उसको नहीं पढ़ेगा तो सोचिए कवि का जो प्रयास था वो तो बिल्कुल ही असफल हो गया। इसीलिए काव्य दोषों की तुलना आचार्यों ने उस खीर से की है, उस मीठी खीर से, कि मीठी खीर बनाई, जैसे आपकी मम्मी ने मीठी खीर बनाई और गलती से उसमें नमक पड़ गया हो। अब बताइए उस खीर में क्या स्वाद आएगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप उस खीर को खाएंगे? खीर बहुत अच्छी बनाई है मम्मी ने, उसमें सारे मेवे डाले हैं, सारे उसमें चीनी डाली है, खूब अच्छा दूध है, खूब रड़ा के मम्मी ने खीर बनाई है, पर उसमें नमक पड़ गया। मुझे जवाब दीजिए, क्या आप उस खीर को स्वाद से खाएंगे? हाँ और ना में जवाब दीजिए, खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। क्यों? क्यों? उस खीर का स्वाद बिगड़ गया। उसी तरीके से यदि काव्य में कोई दोष आ जाए तो काव्य का आनंद खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, और लोग उस काव्य को पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो आइए हम देखते हैं काव्य दोष किसे कहते हैं, क्योंकि हमारे परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो इस तरीके से आता है कि काव्य दोषों के अर्थ और परिभाषा बताइए और उसके प्रकारों को समझाकर लिखिए।
तो हम क्या करेंगे, हमने अभी तक जो आपको बताया वो एक तरीके से एक सामान्य परिचय दिया काव्य दोषों का। अब हम देखते हैं कि काव्य दोष की क्या परिभाषा है और काव्य दोष किसे कहा जाता है। तो सीधा सा जो मैंने अभी तक आपको बताया उससे इतना मतलब तो निकल के आ गया कि वे तत्व जो कविता को समझने में बाधा उत्पन्न करें उन्हें हम क्या कहते हैं, काव्य दोष कहते हैं। पर बड़े बड़े जो काव्य शास्त्र के विद्वान हैं, जैसे भाम हैं, वामन हैं, मम्मट हैं, विश्वनाथ हैं, इन सब ने काव्य दोष पर अपनी अपनी परिभाषाएं और अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। उनमें से कुछ परिभाषाएं हम यहाँ देखते हैं। तो जो आपके कवि वामन हैं, उन्होंने काव्य दोष की जो परिभाषा दी है वो उन्होंने परिभाषा दी है कि मुख्यार्थ तो अति दोष है, अर्थात जो काव्य के मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न करे, जो काव्य के मुख्यार्थ को श्रोता तक ना पहुंचने दे, जो उसके मुख्यार्थ के सौंदर्य को क्षति पहुंचाए, बस उसी तत्व को हम काव्य दोष कहेंगे। इसी प्रकार आचार्य मम्मट ने उनका एक ग्रंथ है काव्य प्रकाश, उस काव्य प्रकाश ग्रंथ में भी उन्होंने काव्य दोष की परिभाषा बड़ी अच्छी तरीके से दी है। उन्होंने कहा है कि काव्य का उद्देश्य होता है रसानुभूति कराना, और जो काव्य रस की अनुभूति ना करा पाए, अर्थात जिस काव्य में रस का अपकर्ष हो, उसे हम क्या कहेंगे कि वो काव्य दोष से ग्रसित काव्य है। तो उनके अनुसार रसानुभूति का अभाव ही काव्य दोष है। इसी तरीके से भामे ने भी अपने हिसाब से काव्य दोष की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि उद्योग जन को दोष है, अर्थात काव्य शास्त्र में बाधक उद्वेग जन तत्व, मतलब जो काव्य हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें उत्साह और उद्वेग आ रहा था, लेकिन अचानक हमारा उत्साह या उद्वेग खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, हमारे उत्साह और उल्लास में बाधा पड़ जाती है, उसको हम काव्य दोष कहते हैं। इसी प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने बहुत ही सरल परिभाषा बताई है, जो इन सब परिभाषाओं का निष्कर्ष है कि रस के अपकर्षक दोषों को ही काव्य दोष कहा जाता है, अर्थात कविता के रसों को अपकर्ष करने वाले, कविता में जो रस आ रहा है, जो आनंद आ रहा है, उसको घटाने वाले, उसका पतन करने वाले, उसको कम करने वाले जो तत्व होते हैं, उन्हीं को हम काव्य दोष कहते हैं। बताइए बेटा, आपको काव्य दोष का अर्थ एवं परिभाषा समझ में आ गई? मतलब इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि वे तत्व जो कविता के आनंद में कमी कर दें, जो कविता का उद्देश्य रसानुभूति है, उस रसों का अपकर्ष कर दें, उसमें कमी ला दें, उसकी सरलता और सहजता को समाप्त कर दें। सरसता किसी भी कविता का प्राण होता है, उसकी सरसता को खत्म कर दें, बस उन्हीं तत्वों को हम काव्य दोष कहते हैं। बताइए बेटा, आपको काव्य दोष का अर्थ एवं परिभाषा एकदम क्लियर हुआ? तो फिर हम आगे चले। चलिए अब हम देखते हैं कि ये काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं और कौन से होते हैं। हमने अर्थ तो देख लिए, वो तत्व हैं क्या, वो कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो काव्य में दोष पैदा कर देती हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक्चुअली बेटा क्या है कि काव्य दोषों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। अलग अलग विद्वान काव्य दोषों की अलग अलग संख्याएं और अलग अलग तरीके की बताते हैं, पर कुछ काव्य दोषों में सबकी सहमति बनी हुई है। हम उन्हीं काव्य दोषों को आज यहाँ पर पढ़ेंगे। मुख्य रूप से हम जब किसी कविता को पढ़ते हैं तो उस कविता को पढ़कर समझने में हमें 4 प्रकार की मुश्किलें, बाधाएं, परेशानियां आती हैं। सबसे पहले तो क्या परेशानी आती है कि जो कविता हमारे सामने है, हमें उसके शब्द समझ में नहीं आते, तो हम उस कविता को क्या पढ़ें? जब शब्द ही समझ में नहीं आ रहे, ना उनका शब्द हम उच्चारण कर पा रहे हैं, ना शब्द जब हम बोल रहे हैं तो वो हमारे कानों को अच्छे लग रहे हैं, तो फिर वो काव्य दोष हो गया। तो जब हमें शब्द समझ में नहीं आए, शब्द कठिन लगे हमें, ये वाक्य का संगठन सही ना हो, कुछ अजीब सा संगठन हो, जैसा हमने पढ़ा ना वाक्य किसे कहते हैं कि सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, और उनका जो पदक्रम है वो एक निश्चित होता है। हम सब ने पढ़ा है कि जब भी कोई वाक्य होता है तो उसमें पहले कर्ता आता है, कर्ता के बाद कर्म आता है, कर्म के बाद क्रिया आती है, तो इनका एक क्रम होता है वाक्य का। यदि वाक्य का क्रम, वाक्य का संगठन, वाक्य का गठन उचित नहीं है तो फिर वो हमें काव्य आनंद नहीं देगा। उसी तरीके से काव्य को आपने पढ़ा लेकिन उससे कोई आनंद की अनुभूति नहीं हो रही, कोई रस को अनुभूति नहीं हो रही, उसका कोई भाव आपको समझ में नहीं आ रहा, जो भाव कवि देना चाह रहा है वो भाव आप नहीं समझ पा रहे हैं, और आपने कविता को पढ़ भी लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा। तो 4 प्रकार की दिक्कत आ सकती है, शब्द के स्तर पर, वाक्य के स्तर पर,
रस के स्तर पर और अर्थ के स्तर पर। इन्हीं 4 प्रकार की परेशानियों, बाधाओं को देखते हुए हमने काव्य दोषों को भी 4 भागों में बांट दिया है। शब्द दोष, वाक्य दोष, रस दोष और अर्थ दोष। क्लियर? अब हम एक एक दोष को डिटेल से पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ते हैं शब्द दोष। शब्द दोष क्या है? नाम से मालूम पड़ रहा, शब्द में पाया जाने वाला दोष शब्द दोष कहलाता है। मतलब हमारी जो कविता है, उस कविता में हमने ऐसे वर्णों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिनको सुनते ही ना तो वो हमारे कानों को प्रिय लग रहे हैं, उनके अर्थ तक तो हम तो बाद में जाएंगे, शब्द के स्तर पर ही वो कविता हमको पसंद नहीं आई है। वो शब्द कुछ अटपटे हैं या शब्द कुछ कठोर हैं, ये भाव से मैच नहीं कर रहे। भाव हम कुछ और प्रकट करना चाह रहे हैं और शब्द कुछ और है। आपने देखा होगा, जब हम किसी से प्रेम से बात करते हैं तो हमारी शब्दावली अलग होती है, और जब हम क्रोध से बात करते हैं तो हमारे शब्द अलग तरीके के होते हैं। तो आप प्रेम से बात कर रहे हैं और उसमें कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। याद है आपने वैदर्भी और गौड़ी नीति पढ़ी है, पांचाली नीति पढ़ी है, आपने वैदर्भी रीति का आप काम कर रहे हैं, माधुर्य श्रृंगार रस की कोई बात कर रहे हैं और उसमें आपने गौड़ी रीति के ट वर्ण के शब्द लगा दिए, तो वो मजा नहीं आएगा। तो शब्द दोष वे दोष होते हैं जो शब्द के स्तर पर, शब्द के प्रयोगों में जो कमियां होती हैं उसे हम शब्द दोष कहते हैं। और ये शब्द दोष कितने प्रकार के होते हैं देखो, ध्यान से देखना। कुछ कवियों ने 16 प्रकार के शब्द दोष बताए, पर यहां हम कुछ प्रमुख शब्द दोषों पर ही विचार करेंगे। पहला दोष, ध्यान से सुनना, मैं आपको इसके PDF नोट्स भी भेजूंगी, ध्यान से सुनना। पहला दोष है श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति मानी सुनना, कटु मानी कड़वा, सुनने में ही वो शब्द कड़वा लगे। श्रुति कटुत्व दोष, सुनने में ही वो शब्द हमको क्या लगे? कड़वा लगे, कटुता हमारे कानों को लगे, वो हमारे कानों को प्रिय ना लगे। ऐसा जब दोष होता है तो उसे हम श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। जैसे कोमल रसों का वर्णन हो रहा है और उसमें कठोर वर्णों का प्रयोग हो रहा है, तो वो हमारे कानों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आइए इसे हम एक उदाहरण के साथ पढ़ें। देखो, जैसे मानो एक कविता की पंक्ति है, भर्तना से भीत हुआ बाल जब चुप हो गया। भर्त्सना से भीत हो वह बाल जब चुप हो गया। अब देखो, जो भर्त्सना शब्द है, अभी अभी मैंने बोला ना, तो बोलने में और सुनने में भी कानों को ये अच्छा नहीं लगा। तो ये जो भर्त्सना शब्द है, इसमें श्रुति कटुत्व दोष है। क्लियर बेटा? जैसे चलो एक उदाहरण और बताते हैं आपको। देख तो कबू कौतुक इते, देखू कब कौतिक तो देखू नेक विचार, और कब की एक डक डटे रही टटिया अंगुर ने डार। इसका मतलब क्या है कि एक नायिका है, एक स्त्री है, उसका पति बहुत दिनों बाद घर आया हुआ है, स्त्री अंदर घर में है और जो पति है वो बाहर आंगन में है, और वो अपने पति को देखना चाहती है। तो क्या करती है कि पर्दे को हटाकर, टटिया मानी पर्दा, पहले क्या होता था कि चिक हुआ करती थी बांस की, उनको टटिया बोलते थे, वो पर्दे की जगह काम आती थी। तो वो उंगली डाल के उनकी जो पर्दा है उसको हटा के और अपने पति को देखना चाह रही है। तो वर्णन तो है श्रृंगार रस का, माधुर्य, यहाँ पे मधुरता, कोमलकांत पदावली यूज में आनी चाहिए, लेकिन कवि ने कैसे ट ट शब्द काम में लिए हैं। एक टक डटी टटिया, हाँ, तो ट वर्ण आ गया जो कठोर माना जाता है। तो इस तरीके से ये सुनने को हमारे कान को अच्छा नहीं लग रहा है, इसे हम श्रुति कटुत्व दोष कहेंगे। क्लियर बेटा? समझ में आएगा आपको श्रुति कटुत्व दोष? यदि समझ में आया तो फटाफट लिखिए, नो प्रॉब्लम। एनपी लिखिए, फटाफट एनपी लिखिए। गुड। दूसरा दोष है च्युत संस्कृति दोष। संस्कृति से अलग हट जाना, भाषा संस्कृति से अलग हट जाना, भाषा के संस्कार से अलग हट जाना। भाषा का संस्कार किससे बनता है? व्याकरण से। यदि किसी कविता में व्याकरण संबंधी दोष, यदि किसी कविता की भाषा में व्याकरण संबंधी दोष हो तो उसे हम च्युत संस्कृति दोष कहेंगे। मतलब हमने कोई ऐसा शब्द प्रयोग किया जो व्याकरण सम्मत नहीं है। जैसे आप देखो, एक उदाहरण देके बता रही हूं आपको। मरम बचन सीता जब बोला, मरम बचन सीता जब बोला। अब बताओ, सीता स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग। अब ये जो क्रिया होनी है वो किसके हिसाब से होनी चाहिए? सीता के हिसाब से। तो बोला स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग। अब बताइए, जब सीता स्त्रीलिंग है तो वचन जो क्रिया होनी चाहिए वो भी स्त्रीलिंग में होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए सीता बोली, देखिए यहाँ क्या लिख रखा है? बोला, है ना? तो इस तरीके से अपन देखेंगे कि जब व्याकरण
के संबंधी दोष हो। जैसे बहुत से जो कवि हैं लोग इस तरीके का प्रयोग कर लेते हैं, वहां सौंदर्यता की कमी नहीं थी। अब सौंदर्यता व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल गलत शब्द है। या तो सुंदरता शब्द काम में लीजिए या सौंदर्य, है ना। यहां निराशता, अभी मैं आपको बोलूं कि इस निराशता को छोड़ो आशा से लो काम, इस निराशता को छोड़ो आशा से लो काम। अब निराशता क्या शब्द है? गलत है व्याकरण की दृष्टि से। इस निराश को मैं कहूंगी कि निराश होना छोड़ो और आशा से काम लो। निराशता कोई शब्द नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से ये गलत शब्द है। तो अब तक हमने दो दोषों के बारे में पढ़ा, एक श्रुति कटुत्व दोष और दूसरा हमने जो दोष देखा वो देखा च्युत संस्कृति दोष। तीसरे प्रकार का जो दोष है वो ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। नाम से देखो, आप तो नाम याद कर लोगे ना तो उसका अर्थ आपको अच्छी तरीके से स्वतः ही समझ में आएगा। ग्राम्यत्व दोष का मतलब क्या है कि कवि कविता लिख रहा है, अपनी भाषा में लिख रहा है, अच्छी तरह, जो काव्य की एक भाषा होती है, साहित्यिक भाषा होती है, एक स्टैंडर्ड होता है काव्य भाषा का एक स्तर होता है। उस भाषा में जो साहित्यिक भाषा है उसमें वो अपना काव्य लिख रहा है, लेकिन बीच बीच में वो गांवों के शब्द उसमें बीच में डाल देता है और वो गांवों के शब्द उस अन्य शब्दों से मैच नहीं कर पाते। तो हम क्या कहेंगे उसको कि ग्राम्यत्व दोष उसमें आ गया है। अर्थात जब भाषा में साधारण बोलचाल के या गांवों के शब्द डाल दिए जाएं जिसका अर्थ सबको नहीं मालूम होता क्योंकि वो स्थानीय शब्द है, तो स्थान विशेष के लोग ही उसका अर्थ समझ पाएंगे, उसको हम ग्राम्यत्व दोष कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण के लिए आपसे बताएं, मूंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है। मूंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है। अब ये मूंड शब्द ग्रामीण शब्द है जिसका अर्थ है सिर। सिर पर मुकुट धरे सोहत गोपाल है। यदि यहाँ पे सिर कर दिया जाता तो ये कविता हमको जल्दी से समझ में आ जाती। अब ये मूंड शब्द हमको जल्दी से समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या सा दोष हो गया? ये ग्राम्यत्व दोष हो गया। क्लियर बेटा? और देखते हैं, एक दोष और हमारे निगाह में आता है, वो है अश्लीलता दोष। कुछ कवि कविताएं लिखते हैं लेकिन वो समाज की जो एक संस्कृति है, एक परंपरा है, एक जो भद्रता है, उसको भूल जाते हैं और कविता में कुछ ऐसे शब्द या ऐसे पंक्तियां या ऐसे भाव डाल देते हैं जिन्हें हम थोड़ा लज्जाजनक मानते हैं या जो अभद्र कहे जाते हैं, जिन्हें हम जो संस्कारित लोग हैं बोलने में जो सकचाते हैं जिन शब्दों को, और वो उन शब्दों को अपनी कविताओं में डाल देते हैं। और जब उन कविता को पढ़ते हैं तो उस कविता को पढ़ के हमारे मन में एक घिन सी, एक घृणा सी और थोड़ा भद्दापन सा महसूस होता है। हम उस कविता को सबके सामने ना जोर से पढ़ पाते हैं ना सुना पाते हैं और एक शर्म सी महसूस होती है, हमें नहीं अच्छी लगती वो कविता। पढ़ने के बाद उस कविता के प्रति हमारे मन में कोई प्रेम की भावना नहीं आएगी बल्कि एक नफरत और घृणा और घिन की सी भावना आएगी। जैसे देखो कहीं मैंने एक छोटी सी लाइन पढ़ी थी, वो बड़ी, मैं पढ़ के सुना रही हूँ, देखो वो ये लज्जा आ रही है मुझे पढ़ते समय भी, कि मिची आंख पिय की निरखी वायु दिन तत्काल। पति पत्नी हैं, पति की आंख लगी, सो गया और उसी समय जो पत्नी है उसने अपान वायु को छोड़ा। अपान वायु को छोड़ना जैसे स्त्री के लिए विशेषकर कहते हैं कि थोड़ा सा दब के, मतलब थोड़ा सा लज्जाजनक माना जाता है। तो उस चीज को ऐसा सबके सामने कह देना, कर देना, थोड़ी सी अश्लीलता सी महसूस होती है। तो इस तरीके के यदि वाक्य में कोई प्रयोग आ जाए तो हम उस कविता को कहेंगे कि इसमें अश्लीलता दोष है। मैंने एक किताब में एक उदाहरण और पढ़ा था, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब उसको लगी पेशाब मैंने कर दिया। अब बताइए सुनने में कितना बुरा लग रहा है, जबकि दस्त का मतलब हाथ है। तो ऐसे शब्द क्यों काम में लें? ऐसे शब्द क्यों काम में लें जिसका कोई अर्थ ही गलत निकले? पेशाब का अर्थ है पानी परोस देना, ऐसा शब्द क्यों काम में लें जिसका अर्थ ही घिन वाला हो? तो ऐसे शब्द हमको साहित्य में काम में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे शब्दों को काम में जब हम लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं, तो काव्य में अश्लीलता वाला दोष पैदा हो जाता है। क्लियर बेटा? चलिए एक और दोष देखते हैं, अप्रतित्व दोष। अप्रतित्व दोष का मतलब यह है कि लोक व्यवहार में ना प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का जब हम प्रयोग करना, शास्त्र सम्मत है वो, शास्त्रों में प्रयोग होता है, पर लोक व्यवहार में उन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। तो जब हम उस कविता को पढ़ते हैं तो वो कविता हमको थोड़ी सी अपरिचित सी लगती है ना, उसकी प्रतीति हमको इतनी जल्दी से नहीं हो पाती, तो उसे हम कहते हैं अप्रतित्व दोष। जैसे विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत।
अब गोदावरी एक नदी है और दक्षिण में तो गोदावरी नदी को गंगा की तरह माना जाता है ना। गंगा के जल की तरह उसका जो जल होता है वो अमृत के समान होता है। पर देखो इसमें क्या गया, विष में ये गोदावरी। अब यहाँ जो विष है वो जल के लिए प्रयोग हुआ है, जबकि आपको मालूम है कि जल के लिए हम इस तरीके के शब्द का प्रयोग जन सामान्य में नहीं किया जाता है। तो ये जो दोष है वो क्या कहलाएगा, क्योंकि सामान्य लोक व्यवहार में विष में जल यह गोदावरी ऐसा प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि गोदावरी तो गंगा की तरह पावन और पवित्र मानी गई है और उसका जल भी अमृत जैसा है। तो फिर विष में शब्द का प्रयोग क्यों किया जाए, नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर प्रतित्व दोष हुआ। एक दोष हो रहा है क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष कठोर, कठिनता वाला। क्लिष्ट का मतलब है कठिन। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए कि वो बड़ा कठिन हो जाए, समझ में नहीं आए, उसका अर्थ ही हमको समझ में नहीं आए। जहां किसी शब्द का अर्थ आसानी से समझ में ही ना आए, बहुत ही कठिन हो, उसे हम कहेंगे क्लिष्ट। अब देखो मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूं कि सूरदास जी का एक पद है जिसमें जो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि कृष्ण तो हमसे ये कहकर गए थे कि मैं 15 दिन में वापस आ जाऊंगा, बस 7 दिन में 15 दिन में वापस आ जाऊंगा, और वो महीना भर होने को जा रहा है और वो अभी तक लौटे नहीं है। अब तो हमारा मन ऐसा कर रहा है कि हम विष खाकर मर जाएं, जहर खा के मर जाएं। तो देखो उस बात को वो सीधा सीधा नहीं कह रही, वो कैसे कह रही हैं, वो कह रही हैं मंदिर अरग अवधि वधि हमसो हरि आहार चले जात। अब सुनना, वेद नखत ग्रह जोर अरध करी सोई बनत अब खात। अब बताइए इसमें कहीं विष या जहर की बात आई? नहीं आई, पर अर्थ निकालना पड़ेगा। वेद 4 होते हैं, नक्षत्र 27 होते हैं, ग्रह 9 होते हैं। अब जोड़िए आप, 27 नक्षत्र, 4 वेद 31, और 31 और 9 ग्रह 40। तो वो कह रहे हैं कि वेद नखत ग्रह जोड़कर इनको जोड़ लो, 40 बन गए। फिर अरध करी, फिर इनका आधा करो, आधा करके क्या आएगा? 20। सोई बनत अब खात। अब बस ऐसा लगता है कि 20 खा के मर जाएं। तो आपने विष का अर्थ कितना कठिनता से निकाला। वेद 4 हैं, नक्षत्र 27 हैं, ग्रह 9 हैं, इनको जोड़ो तो 40 बनते हैं, 40 का आधा करो तो 20 बनते हैं, बस हम विष खा के मर जाएं। है कठिन, है कठिन, इसलिए इसको कहते हैं क्लिष्टत्व दोष। क्लियर बेटा? तो ये हमने इस प्रकार के कुछ दोषों को समझा। अब हम देखते हैं वाक्य दोष। वाक्य दोष क्या होते हैं कि जब वाक्य की संरचना में या कोई वाक्य का जो वाक्यांश है वो दोषपूर्ण हो तो उसे हम वाक्य दोष कहते हैं। वाक्य दोषों में कौन कौन से दोष में तो ज्यादातर आते हैं? सबसे पहला है न्यून पदत्व दोष। न्यून पदत्व दोष का मतलब यह है, बेटा मुझे लग रहा है आज अपना टाइम हो रहा है, आज यही छोड़े, बाकी का कल पढ़े। ठीक बेटा? तो आज हमने शब्द दोष पढ़ लिए, कल हम वाक्य दोष से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।